आरटीआई एक्ट जो आप पढ़ने जा रहे हैं, आरटीआई एक्ट काफी अपने आप में इम्पोर्टेंट एक्ट है। ये 2005 का एक्ट है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 लाया गया था। क्या आप सोच रहे होंगे कि अच्छा चलिए, इसका कॉन्स्टिट्यूशन से भी लेना देना है। संविधान में राइट टू नो आपका फंडामेंटल राइट है, तो वहां से भी ये गवर्न होता है। इसी को पूरा करने के लिए ये एकाएक 2005 में ही नहीं आया था। इससे पहले एक कोशिश की गई थी, फर्स्ट अटेम्प्ट किया गया था फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट, जो अटल जी की सरकार थी। वहां पे एक फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 लाया गया था। इसमें भी कुछ प्रोविजंस दिए गए थे, राइट टू नो कि आपके लिए क्या किया जा रहा है, सरकारें क्या कर रही है, ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि डेमोक्रेटिक सिस्टम है, डेमोक्रेटिक सिस्टम में गवर्नमेंट जो है अकाउंटेबल टू पब्लिक है, तो पब्लिक को पता होना चाहिए कि हमारा गवर्नमेंट क्या कर रहा है। ये 2002 लाया गया था, लेकिन इसमें कई तरह की खामियां थी। इसी को सुपरसीड करके इसको रिपील कर दिया गया, हटा दिया गया है। भाई ये रिपील हो गया है। कभी क्वेश्चन आए कौन सा एक्ट रिपील हुआ था, तो फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002, और ये नया एक्ट आया आपके सामने, आरटीआई एक्ट 2005। इसका लाने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, उद्देश्य क्या था, जो देखेंगे ऐसे लिखने को तो आप स्टडी मटेरियल पढ़ेंगे, कई तरह के ऑब्जेक्टिव लिखे हुए, लेकिन मेन ऑब्जेक्टिव जो था इसका, वो था अकाउंटेबिलिटी, टू ब्रिंग अकाउंटेबिलिटी इन गवर्नमेंट फंक्शनिंग। अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। दूसरा, टू ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी। जब आप जानेंगे कि आपकी सरकार आपके लिए क्या कर रही है और क्यों कर रही है ऐसा, व्हाट द रीजन बिहाइंड डूइंग दैट, कोई भी चीज, ये ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी किसमें लाया, वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट में। इसका मेन पर्पस था कि लोग जानेंगे भी, जो अभी आप कहते हैं गवर्नमेंट क्या दे रही है, नहीं, फिर डिमांड रेज होगा। डिमांड इन द सेंस ये रेज होगा कि लोग जानेंगे कि सरकारें ये कर रही है, तो फिर इस तरह का मतलब पब्लिक ड्राइवन डिमांड, डिमांड रेज होगा, और इससे सरकारों में अकाउंटेबिलिटी आएगी, काम पे रिस्पॉन्सिबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी। मेन पर्पस इसका यही था। इसी के लिए आरटीआई एक्ट 2005, जिसके लिए गजट में जैसे नोटिफिकेशन करते हैं, 21 जून, 21 जून, जिस दिन से नोटिफाई होता है उसी दिन से क्या होता है कि आपके घर अप्लीकेबल हो जाते हैं। ठीक है, तो 21 जून 2005 को इसे गजट में क्या कर दिया गया था, नोटिफाई कर दिया गया था। ये गजट में आपके सामने आ गया था। ठीक। दूसरा, ये गजट में जब पब्लिश हो गया, कभी कभी क्वेश्चन ये भी बनता है, कौन सा ईयर ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया था वो, उस समय देखेंगे 2005 का। क्वेश्चन अगर बन जाए तो जोड़ने में 56 था कि 57 था, आपका गड़बड़ हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। 56 ईयर था वो ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया, मतलब जिस दिन से हम रिपब्लिक हुए, गणतंत्र हुए, रिपब्लिक ऑफ इंडिया 56 ईयर था। जोड़ सकते हैं, कैलकुलेट आप खुद कर सकते हैं कि 1950 इंक्लूडिंग 1950, या 26 जनवरी 1950 को क्या हो गए थे, रिपब्लिक ऑफ इंडिया हो गए। ठीक है, फ्रीडम मिला था 47 में, रिपब्लिक हम हुए थे, इलेक्टेड हमारे स्टेट ऑफ हेड 1950 में हुए थे, 1950 में हुए थे। सिंस देन आप जोड़ें इंक्लूडिंग 1950, तो 56 ईयर 2005 होता है। ठीक है, इसीलिए ध्यान रखिएगा 56 ईयर ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया था। ये हमारा मतलब आरटीआई के लिए ध्यान रखने हैं। देखिए, इसमें इस आरटीआई एक्ट में जब आप पढ़ने जाएंगे, आप ये पढ़ेंगे क्या, कितने रूल्स हैं, क्या है। देखिए, इसमें छोटी छोटी बातें कही गई, टोटल 31 रूल्स हैं। 31 रूल्स में आपको पढ़ना पड़ेगा। मोटे तौर पे 15 से 17 रूल ऐसे हैं
जो more relevant to examination purposes as well as in your day-to-day dealing of official life with 13 to 16 rule are more appropriate, more relevant. Thereafter, few rules are just like you can see the repeal of freedom. Just Freedom of Information Act 2002 has been repealed with effect from 21st June 2005. This has been retaining रूल नंबर ना है, इसमें सेक्शन है, एक्ट है, एक्ट में हम लोग सेक्शन करते हैं. सेक्शन 31 says कि this freedom of information act 2002 has been repealed from the commencement of RTI 2005. तो हमारे पास 31 रूल्स ना कहेंगे, हम कहेंगे सेक्शंस. इसमें क्या है, सेक्शंस हैं. हम समझने के लिए रूल्स बोलते हैं. 31 सेक्शंस हैं. साथ साथ हमें 2 शेड्यूल मिले. शेड्यूल क्या होता है आप लोगों को पता है कि अलग से जो एनेक्सर्स लगा देते हैं उसे हम शेड्यूल कहते हैं. फर्स्ट शेड्यूल आप देखिए और सेकेंड शेड्यूल में क्या है. सेकेंड शेड्यूल में आप देखेंगे तो कुछ इंटेलिजेंस एजेंसीज, ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एस्टेब्लिश किया, उसका लिस्ट लिखा होता है, नाम लिखा होता है. क्या होते हैं, जैसे कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इंटेलिजेंस एजेंसी, जैसे कि आप कह सकते हैं नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA. ये सब के सब क्या है कि भाई सारे के सिक्योरिटी एजेंसी है. तो ऐसे इंटेलिजेंस एजेंसी हो, सिक्योरिटी एजेंसी हो, कुछ भी हो, ये जितने भी NIA, CBI या पुलिस एजेंसी, सिक्योरिटी एजेंसी में पुलिस एजेंसी जा रही है, इंटेलिजेंस एजेंसी में जो इंटेलिजेंस IB इंटेलिजेंस ब्यूरो, ये सब जितने हो गए, जैसे मैं एग्जांपल में भी लिखूं IB, NIA, CBI, ये सब ETC में कर देता हूं. ये सारे सेंट्रल्स के एजेंसी हैं. जो भी इंटेलिजेंस एजेंसी और सिक्योरिटी एजेंसी किनके द्वारा एस्टेब्लिश हैं, एस्टेब्लिश्ड बाय, ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे, एस्टेब्लिश्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, CG के द्वारा. अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एस्टेब्लिश हैं तो वो एग्जेम्प्टेड होंगे अगर उनका नाम सेकेंड लिस्ट में पाया जाता है, सेकेंड लिस्ट में नोटिफाई किया जाता है, सेकेंड शेड्यूल में. लिस्ट ना कहें, शेड्यूल कहें. सेकेंड शेड्यूल में अगर नोटिफाई किया जाता है, आप देखेंगे सेकेंड शेड्यूल सर्च करके भी IB, NIA, CBI, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस के नाम आपको यहाँ पे हमारे स्टडी मटेरियल में भी आपको लिस्ट मिलता है, अपडेटेड लिस्ट मिलता है. ठीक है, वो सारे सेकेंड शेड्यूल में दिए हुए. सवाल एक आपके मन में आ रहा हो, सर व्हाट अबाउट स्टेट एजेंसी. स्टेट के पास भी तो सर होते हैं. मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन रेज करके छोड़ देता हूँ, जिसकी हम बाद में बात करेंगे. आज की क्लास के लास्ट में आई होप कि हम बात करेंगे. व्हाट अबाउट स्टेट एजेंसी. स्टेट कह सकते हैं इंटेलिजेंस एजेंसी, स्टेट इंटेलिजेंस एजेंसी, वो कैसे एग्जेम्प्ट होते हैं, या उनके स्टेट के जो सिक्योरिटी एजेंसी होते हैं वो कैसे एग्जेम्प्ट होते हैं RTI से, कौन उनको करता है. इस पे मैं क्वेश्चन मार्क लगा के छोड़ देता हूं. आज की क्लास में लास्ट में बात करेंगे कि इस पे क्या है. थोड़ा सा आपके मन में एंजाइटी भी रहनी चाहिए कि क्या है, ये आगे चल के आएगा. चलिए हम जरा आ जाते हैं फर्स्ट शेड्यूल को. सेकेंड शेड्यूल हमने पढ़ लिया क्या है उसमें. नाउ मूव टू फर्स्ट शेड्यूल. फर्स्ट शेड्यूल में क्या है कि ये जो CIC, IC, SIC, जितने भी, जैसे सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, ठीक है, इंफॉर्मेशन कमीशन, स्टेट कह सकते हैं कि स्टेट के जो चीफ स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन होते हैं, चीफ स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन CSIC, जैसे SIC स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर, CSIC चीफ स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर, CIC चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, IC इंफॉर्मेशन कमिश्नर. ये सब जब अपना पोस्ट होल्ड करते हैं तो एक ओथ लेते हैं. ये ओथ इसी में लिखा हुआ है. इनको ओथ क्या लेना है, टेक्स्ट ऑफ ओथ.
यहाँ पे फर्स्ट शेड्यूल में लिखा हुआ है। तो दो शेड्यूल है, देयर आर टू शेड्यूल, फर्स्ट शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल states about what is the text of oath taken by needs to be taken by किसके द्वारा, CIC, SIC, IC, SCIC, CSIC, ठीक है। एंड सेकेंड शेड्यूल states about the intelligence agency, security agency which is established by central government, only central government, ठीक है, which are under exempted list, मतलब it doesn't cover under the purview of RTI 2005। चलिए, ये तो आपको पता चला कि आरटीआई का ऑब्जेक्टिव क्या था, आरटीआई कौन से रूल को रिपील करके आया था, कब से आया था, और कौन से एजेंसी इसमें एग्जेम्प्टेड होंगे, सेंट्रल के इंटेलिजेंस या सिक्योरिटी एजेंसी कौन से एग्जेम्प्टेड होंगे। देखिए, आरटीआई एक्ट में अब हम लोग एक एक सेक्शंस के बारे में बात करेंगे, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसलिए बड़े मजेदार तरीके से पढ़ेंगे। देखिए, इसमें आजकल अवेयरनेस के लिए एक अवेयरनेस का भी प्रोग्राम चलता है। मैं यहाँ पे छोटा सा अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए, मे पॉसिबल आज की क्लास में ना कवर हो पाए तो अगले क्लास में छोटा सा बचेगा, उसे हम कवर करेंगे। अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलता है, क्योंकि कानून बनने से ही फ्रेमिंग ऑफ कानून इटसेल्फ इज नॉट सफिशिएंट, ठीक है, टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव, तो नहीं कर सकते। अवेयरनेस प्रोग्राम भी पब्लिक को जानना पड़ेगा कि क्या है, इसके लिए भी सरकारें कई तरह के फाइनेंशियल असिस्टेंस भी देती है। हम उस पर भी बात करेंगे कि मिलता है सब लोगों को फाइनेंशियल असिस्टेंस, ट्रेनिंग दीजिए, ये दीजिए लोगों को। साथ साथ अवेयरनेस प्रोग्राम में सरकार क्या करती है, एक आरटीआई वीक भी मनाती है। जैसे हिंदी पखवाड़ा मनाया जाता है, वैसे ही आरटीआई सप्ताह मनाया जाता है। आपके ऑफिसों में बैनर्स आर डिस्प्लेड, ठीक है, उस पर लिखा रहता है कि आरटीआई वीक इज बीइंग सेलिब्रेटेड इतना से इतना। ये अभी देखिए अगस्त महीना, सितंबर अक्टूबर में आएगा, 5 to 12 अक्टूबर ये डिसाइडेड है। इसमें तरह तरह के काम किए जाते हैं ताकि लोगों को अवेयरनेस बने, पता चले कि आरटीआई एक्ट में क्या है, नहीं है, इसके प्रति जागरूक करने को, सो दैट कि पीपल जितने मोर प्रोएक्टिव होंगे उतना ज्यादा इंफॉर्मेशन पब्लिक में आएगा और गवर्नमेंट उतना ज्यादा अकाउंटेबल हो। आइए अब जरा शुरुआत करते हैं फर्स्ट। मैं जब भी कहूँ रूल 1 मतलब आप समझिएगा सेक्शन 1। पढ़ाने के क्रम में हम लिखेंगे सेक्शन ही लिखते हैं। सेक्शन 1 में दो बातें कही गई है। अब मैं भी यहाँ पे एक चीज आप लोगों को अवेयर करना चाहूंगा, एग्जाम में सेक्शन नंबर भी पूछा जाता है। दैट इज वाई कि जो हमारा टीचिंग स्टाइल है, जो हमारा एक्सप्लेनेशन स्टाइल है, वो सेक्शन नंबर के साथ साथ चलेगा, ठीक है, सेक्शन नंबर के साथ साथ ही चलेगा, ठीक है। आपको इस बात को ध्यान रखना है, इस बात को आपको ध्यान रखना है कि सेक्शन नंबर के साथ आपको पढ़ना होगा। अगर सेक्शन नंबर, अब ये जो चार्ट बना रहे हैं, जो आपके सामने चार्ट बन रहा है, इस चार्ट को आप चाहें तो अपने घरों में, दीवारों पे, अपने स्टडी रूम में कहीं भी पेस्ट कर दें, कूट पे लगा के पेस्ट कर दें, तो आपकी नजर पड़ेगी तो उससे भी आपको सेक्शन नंबर याद रहता है। अब देखिए सेक्शन 1 में दो बातें कही गई है, एकदम सिंपल सी दो बात। सबसे पहला बात कहा गया कि ये अप्लीकेबल टू ऑल हो, अप्लीकेबल टू ऑल मतलब ऑल इंडिया पे ही, इंडिया का जितना भाग सब में अप्लीकेबल होगा। एज ऑन डेट यही है सिचुएशन। क्योंकि पहले देखिए कई लोग J&K के बारे में कहते हैं, लेकिन 31/10/2009 से, अच्छा 2019 से, 2019 से J&K भी क्या हो गया, शामिल हो गया आरटीआई एक्ट में। जब आपने देखा था रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ जम्मू कश्मीर के लिए एक्ट लाया गया और रीऑर्गेनाइज किया गया, दैट इज 31/10/2019। डेट याद रखिए, कभी क्वेश्चन में आ जाए तो J&K भी शामिल है, मतलब अप्लीकेबल टू ऑल इंडिया है। चलिए सेकेंड नंबर बातें क्या है, जब ये रूल लाया गया, कोई भी एक्ट आता है कब से इफेक्टिव होगा, लेकिन क्या सारे प्रोविजंस इफेक्टिव हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं एक साथ ही। कॉन्स्टिट्यूशन जब आप लोग पढ़ेंगे वहां पे भी आप लोग देखेंगे
सिटीजनशिप एक्ट आया, सारा प्रोविजन एक साथ नहीं हो सकता, कुछ ही प्रोविजन विथ इमीडिएट इफेक्ट होंगे, बकाए कुछ प्रोविजंस क्या होते हैं इंप्लीमेंट करने के लिए देयर शुड बी अ टाइम, और वो टाइम दिया रहता है। आरटीआई एक्ट में भी ऐसा ही कहा गया कि इफेक्टिव फ्रॉम, कुछ समय रख लिया गया, कहां से हम इसको करेंगे, इफेक्टिव फ्रॉम, या कहिए फोर्स ऑन, कई लोग कहते हैं कि भाई किस दिन से आएगा, फोर्स ऑन, इसके लिए कंडीशन लगाया गया 120th डे। अब ये डे कहां से काउंट करना था, कहा डे ऑफ इनैक्टमेंट, जहां से ये इनैक्टमेंट आया है, ये एक्ट आया है, और ये एक्ट का आपने डेट अभी अभी देखा था 56 ईयर ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया में आया था, और ये था 21 जून 2005। तो कहा 120 डे से ये इफेक्टिव हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा। लेकिन क्या उसी दिन से सारे प्रोविजन होंगे या कुछ का एक्सेप्ट, इसमें कुछ प्रोविजन विथ इमीडिएट इफेक्ट आए। क्यों, कुछ अरेंजमेंट भी तो कर रहे हैं, सीपीआई अपॉइंट करना है तो ये करना है, सीआईसी बनाने हैं, ये करने हैं, तो कहा एक्सेप्ट। इसमें आपके सामने 9 सेक्शंस में लिख रहा हूं, अभी मैं इस सेक्शंस में क्या है बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जब मैं इस सेक्शन में बात करूंगा तो आपको ऑटोमेटिक फील आएगा कि यस सर, इस सेक्शन को इंप्लीमेंट करने के लिए देयर शुड बी सफिशिएंट टाइम टू गवर्नमेंट सो दैट इट कैन बी इंप्लीमेंटेड, इट कुड बी इंप्लीमेंटेड, ऐसा हो सके। 4.1 कुछ डिस्क्लोज करने थे, इंफॉर्मेशन लाइए पब्लिक में, डायरेक्टरी छापिए, ये सब चीजें, ये तुरंत नहीं हो सकता था। सेक्शन 5.2 मैं 9 टोटल सेक्शंस लिख रहा हूं। उसके बाद देखिए 4152 के बाद सीधा सीधा 12 जो सीआईसी के बारे में बात करेगा, 13, 15, 16, देखिए 12, 13 सीआईसी, 15, 16 आ जाएगा स्टेट के बारे में, उस एसआईसी के बारे में, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में, और फिर 24, 27, 28, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 सेक्शन, सब सेक्शन लगा के ये आ गया। कहां से, कहा कि भाई इस पे तो काम करना ही पड़ेगा, मतलब ये आ गया इमीडिएट इफेक्ट, इस पे काम शुरू हो गया। अगर कहता है कि 128 डेज से सीआईसी बनाने का काम शुरू होगा, एसआईसी बनाने का काम शुरू होगा, वो सही नहीं होता था, इस पे तो काम आप शुरू कर दें। डिस्क्लोजर, पब्लिक डायरेक्टरी, कौन सीपीआईओ हैं कौन नहीं है, उनको अपॉइंट करने का काम, ये करने का काम, ये सब काम आप शुरू कर दीजिए पब्लिक में, सो दैट कि 128 डेज से आपका एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन, लोग इंफॉर्मेशन मांगने लगे, लोगों को इंफॉर्मेशन मिलने लगे, गवर्नमेंट में अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी आने लगे, ये शुरू रहना चाहिए। इसीलिए एनेक्टमेंट कितने दिनों बाद कहा गया 120 डे, इंक्लूडिंग 120 डेज है, याद रखिएगा। चलिए, ये आपका सेक्शन 1 की बातें थी। तो 2 ही बातें हैं, सेक्शन 1 से कभी भी सेक्शन नंबर पूछे, कुछ भी पूछे, आप कर सकते। बात आई कि भाई आरटीआई एक्ट में आखिर कहा कौन किसको राइट दे रहा है, कहा राइट तो स्टेट फंडामेंटल राइट है, राइट टू नो, और वही देने जा रहा है। ये कौन देता है, स्टेट देता है, किसको देता है, सिटीजन को देता है, पब्लिक को देता है। कहा कि ठीक है ये स्टेट दे, लेकिन आखिर स्टेट के अंदर क्या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन देंगे, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन देंगे, कहा इसमें कुछ चीजें डिफाइन किया गया, डिफिनीशन बताया गया। ये डिफिनीशन क्या होता है, बेसिक कंसेप्ट होता है, क्वेश्चन भी बनते हैं। अगर डिफिनीशन को आप समझते हैं तो उस एक्ट को एक्चुअल स्पिरिट में, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट एक्ट, कह सकते हैं कि एज पर एक्चुअल स्पिरिट आप समझ पाते हैं। देखिए डिफिनीशन में फर्स्ट चीजें आई, कुछ मैं यहाँ पे डिफाइन कर लेता हूँ, सेक्शन के साथ में बात करूंगा। ये आपका डिफिनीशन जो है सेक्शन 2 है, ये आपका सेक्शन 2 है। सेक्शन 2 में ABCD करके दिया गया। 2A में जो बात किया गया
वो कहा गया सबसे पहले एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन होंगे, कौन आपको ये राइट प्रोवाइड करेंगे, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। राइट प्रोवाइड करने के लिए एक्ट को मॉडिफाई करना होगा, चेंज करना होगा, समय समय पे प्रोविजंस लाने होंगे। तो ये हुई एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट से डिफाइन किया गया, हम वन बाय वन डिफाइन करते हैं। दूसरा आया एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के बाद मैं चलता हूं कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी, 2E, ई नंबर था, देखिए बी नहीं लिख के मैं सीधा से 2E चल रहा हूं। आया कि हु इज competent authority for the purpose of this act, competent authority, हमें ये जानना पड़ेगा competent authority, ठीक है। थर्ड जो इसमें हम डिफिनीशन को जानेंगे वो है कि क्या इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होगा, 2F, काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। आखिर इंफॉर्मेशन का मतलब लोग हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं या इंफॉर्मेशन का मतलब पार्टिकुलरली स्पेसिफाइड चीजें होंगी, ठीक है। कुछ स्पेसिफिक लिमिटेड चीजें ही हमसे मांगा जा सकता है, या हमें कुछ भी लोग कहेंगे कि भाई ओपिनियन बताओ कि हमें मुंबई घूमना चाहिए कि नहीं घूमना चाहिए, ये भी हमें बताना, वो भी डिफाइन किया गया। 2H में कहा गया कि पब्लिक ऑथोरिटी कौन होंगे। चलिए इसके बारे में भी हम देखेंगे कि आखिर पब्लिक ऑथोरिटी कौन होंगे। व्हाट डू यू मीन बाय पब्लिक ऑथोरिटी, बेसिक है, कंसेप्ट है, जानना पड़ेगा। उसके बाद आप देखेंगे 2I में रिकॉर्ड बताया गया, कहा रिकॉर्ड को ही CPIO, सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, और स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर एट द केस में बी डिस्क्लोज टू पब्लिक, ठीक है। आखिर व्हाट डू यू मीन बाय रिकॉर्ड, ये जानना पड़ेगा। कहा ठीक है, राइट है, तो जरा हम 2J भी जानेंगे ताकि क्या है मतलब राइट टू इंफॉर्मेशन का। इसमें दो चीजें आती है, देखिए एक राइट आता है, एक इंफॉर्मेशन आता है। इंफॉर्मेशन को आप जान ही जाते हैं, और राइट को हम बताएंगे कि इसमें कौन कौन से राइट वेस्टेड हैं, ठीक है। राइट टू इंफॉर्मेशन, इसमें राइट कौन कौन सा वेस्टेड है ये निकल के आएगा, और इंफॉर्मेशन का मतलब हम अलग से जानेंगे ही कि इंफॉर्मेशन क्या है, जो अलग से हम 2F में भी पढ़ रहे हैं। तो इसको जानने के बाद आपको पूरा पता चले कि राइट टू इंफॉर्मेशन क्या है। एक लास्ट रखेंगे 2N, थर्ड पार्टी, सिंपल है। 2N थर्ड पार्टी क्या है, ठीक है। थर्ड पार्टी को हम ऐसे भी लिखते हैं, थर्ड पार्टी बेहतर रहता है चित्र में समझने के लिए, ऐसे आपका एक्ट ऐसे लिखता है थर्ड पार्टी, लेकिन आप अपने हिसाब से लिखिए तो फिगर आपको याद रहेगा। चलिए अब हम जरा एक एक करके डिफाइन करेंगे कि कौन है। सबसे पहले हमने कहा था कि भाई एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब क्या होगा, तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। चलिए हम लेमन लैंग्वेज में भी समझेंगे, साथ साथ डिफिनीशन का जो लैंग्वेज है उसको भी ध्यान रखना होगा, क्वेश्चन जो कि डिफिनीशन के लैंग्वेज में भी आएंगे। मैंने सबसे पहले जो रखा है 2A रखा है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। कहता है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, देखिए कहता है कि एक्ट में कुछ अमेंडमेंट करना हो, कुछ भी करना हो, सब एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट करेगा। आखिर हुई एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, इंफॉर्मेशन देना, कहीं RTI एक्ट से एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सारे रिस्पॉन्सिबल होंगे उसके प्रति। मैं जोड़ दूं कोई भी पब्लिक ऑथोरिटी। अब मैं यहां से देखिए पब्लिक ऑथोरिटी का मतलब, देखिए एक प्राइवेट ऑथोरिटी, एक पब्लिक ऑथोरिटी। पब्लिक ऑथोरिटी मतलब पता है गवर्नमेंट के द्वारा जो है। पब्लिक ऑथोरिटी हो, कोई इंस्टीट्यूट हो, कोई बॉडी हो, कहने का एसेंस क्लियर है कि जो भी इस तरह के चीजें हैं, ETC कर दो आप, चाहें तो कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन, ये वो सब आ सकता है। चाहे ये इनको उन्होंने एस्टेब्लिश किया है, ठीक है, तब तो होगा ही होगा गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट एस्टेब्लिश नहीं किया लेकिन उसको क्या किया, उसका सरकारीकरण कर दिया, ऑन्ड कर लिया, गवर्नमेंट ने उसको अपने अंदर ले लिया, तो भी है।
मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूट किया था गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के अंदर है, कॉन्स्टिट्यूटेड बाय गवर्नमेंट है, ठीक है। छोड़िए उससे भी अगर कंट्रोल्ड है, गवर्नमेंट इसको बाय एनी वे कंट्रोल कर रही है, ऐसे कंट्रोल्ड भी हो, कॉन्स्टिट्यूटेड भी हो, ओन्ड भी हो, एस्टेब्लिश भी हो, मैं ईटीसी लगा देता हूं, ईटीसी के सेफ्टी रिमार्क, मतलब इसमें ईटीसी लगाने से पहले मुझे एक वर्ड जोड़ने का और मन करता है जो इंपॉर्टेंट है, वो है सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड। सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड का मतलब क्या है? सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड का मतलब है कि अगर उतना पैसा जितना गवर्नमेंट दे रही है वो ना मिले, मतलब विदाउट गवर्नमेंट फाइनेंस सर्वाइवल इज नॉट पॉसिबल। आप इसे सिंपल लैंग्वेज में कहें, सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड का मतलब कि सफिशिएंट मात्रा में उनको मिल रहा है। और इसको जब डिफाइन करते हैं लीगल टर्म में, तो मतलब ऐसे कह सकते हैं कि विदाउट गवर्नमेंट सपोर्ट, गवर्नमेंट फाइनेंशियल सपोर्ट, ठीक है, नो सर्वाइवल, इनका सर्वाइवल नहीं हो सकता है। इसलिए ऐसे फाइनेंस को सब्सटेंशियली फाइनेंस कहते हैं। गवर्नमेंट कई जगहों पे करती है, आप लोग अगर डील कर रहे होंगे तो देखते होंगे एडेड स्कूल्स, कितने सारे स्कूल्स हैं जो एडेड होते हैं और उनके 30% 40% लोगों की सैलरी सरकारी स्केल के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट देती है, और भी कई तरह की एक्टिविटी के लिए देते रहते हैं। बहुत सारे जो प्राइवेट स्कूल्स आप मानते हैं जो आपसे फीस 20-20 हजार 15-15 हजार लेते हैं, वो भी सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड होते हैं और उनको भी सरकार एड दे रही होती है। कई तरह के ऐसे और भी इंस्टीट्यूशंस हैं, ऐसे बॉडी हैं, मैंने तो एक एग्जांपल आपको दिया है। कहा ये इस तरह का जो चीज हो, डायरेक्टली हो इनडायरेक्टली हो, डायरेक्टली इनडायरेक्टली दोनों चलेगा, अगर गवर्नमेंट कर रही है तो भी गवर्न होंगे। प्राइवेट हॉस्पिटल्स इनडायरेक्टली गवर्नड हैं, गवर्नमेंट कई तरह के उन्हें छूट देती है, लैंड सब्सिडाइज रेट पे लैंड प्रोवाइड करती है, ये सब चीजें हैं। इन सब चीजों के बावजूद आप ध्यान रखिएगा कि मतलब जो ये लोग हैं हॉस्पिटल्स हैं, अब कहेंगे सर प्राइवेट हॉस्पिटल हमें इंफॉर्मेशन नहीं देती है। इंफॉर्मेशन इसलिए वो डायरेक्टली नहीं देगी, उनके जो रेगुलेटरी बॉडी हैं वो आपको इंफॉर्मेशन देंगे, ठीक है। जो रेगुलेटरी बॉडी हैं, जो रेगुलेट करने वाली बॉडी हैं, वही इंफॉर्मेशन देंगे। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ उनको रेगुलेट कर रही है तो वो उनको इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेंगे। तो इनडायरेक्टली कवर हो रहे हैं तो वो भी बॉडी पब्लिक अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के लिए आएंगे, कवर्ड होंगे आरटीआई के अंदर, उनको हम मानेंगे कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के रिस्पॉन्सिबल है, आरटीआई एक्ट को देगा ही देगा इंफॉर्मेशन देने के लिए। अब ये किसके द्वारा हो? बाय सेंट्रल गवर्नमेंट हो, बाय स्टेट गवर्नमेंट हो, ठीक है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, कह सकते हैं। अच्छा, स्टेट गवर्नमेंट हो, यूटी गवर्नमेंट हो, यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट हो, किन्हीं के द्वारा अगर हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली तो हम इन्हें अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कहेंगे। क्लियर है? इस बात को आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की डिफिनेशन में आपने देखा लेजिस्लेचर पार्ट नहीं आया, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रेमिंग पॉलिसीज, वो लेजिस्लेचर नहीं आया है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। चलिए 2A को हमने डिफाइन किया, ये सारे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, मतलब इनके साथ मेरा राइट टू इंफॉर्मेशन रहेगा, ऐसे चीजों से हम इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं। आइए 2A के बाद एनी अपना क्वेश्चन रहेगा, इन बिटवीन लिख के रखिएगा, लास्ट में हम सारे क्वेश्चंस लेंगे ही लेंगे। 2A के बाद जो हमने कहा था वो हमारा था दूसरा कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी, 2E, ठीक है। जरा देखें कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी का मतलब क्या होता है। परफिक्स ये बहुत आसान है। कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी का मतलब हो गया कि भाई अगर हम कहें, जब भी लोकसभा के बारे में कहें तो उनके लिए स्पीकर हो गए कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी। आरटीआई के पर्पज से भी स्पीकर को ही कहा गया। अगर कुछ यहाँ पे वाद विवाद झंझट या किसी तरह का कोई चीज करने हैं, चाहे एक्सप्लेनेशन कुछ भी, इनके लिए कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी लोकसभा के लिए
स्पीकर होंगे। वैसे ही जब आप राज्यसभा के लिए देखते हैं, कौन होते हैं? चेयरमैन। राज्यसभा में जो भारत के वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन में भी पढ़ेंगे, वो चेयरमैन होते हैं। देखिए जैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का आप देखेंगे उनके लिए कौन है? चीफ जस्टिस। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होते हैं उनके लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बनाए गए हैं। वैसे ही जब हाई कोर्ट के लिए बात करेंगे तो चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट, दैट रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट क्या होंगे? वहां के कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होंगे। जुडिशरी को इंडिपेंडेंस है, कॉन्स्टिट्यूशन में अलग से चैप्टर पढ़ेंगे जुडिशरी, देखेंगे कि दे आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। जुडिशरी डेमोक्रेसी के एक अलग पिलर है, इंडिपेंडेंट, इसलिए उनके अपना हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। और कहेंगे लोअर जुडिशरी का क्या होगा सर? सेशन कोर्ट, सिविल कोर्ट, ये आपको पता है हाई कोर्ट के अंदर वो काम करते हैं, तो उनके लिए चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ही रहेंगे। अब हमारे लिए कौन से आ जाएंगे? जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए देखेंगे तो प्रेसिडेंट, हमेशा आप लोग देखते हैं प्रेसिडेंट ही प्लीज टू अपॉइंट होते हैं, प्रेसिडेंट ही हर चीजों में। प्रेसिडेंट का मतलब मिनिस्टर, मिनिस्टर इज एजेंट ऑफ प्रेसिडेंट। आप कह सकते हैं आपके मंत्रालय में प्रेसिडेंट ने किसको अपॉइंट करके भेजा है? मिनिस्टर को भेजा है, तो मिनिस्टर एक्टिंग प्रेसिडेंट वही होते हैं आपके लिए रूल के लिए। स्टेट की बात है, स्टेट में आप गवर्नर कहेंगे, वहां के लिए ये पावर गवर्नर को दिया गया, जैसे सेंटर में प्रेसिडेंट वैसे स्टेट में गवर्नर। यूनियन टेरिटरीज जो एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा है, उनके लिए एडमिनिस्ट्रेटर ही कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होते हैं। ये प्रेसिडेंट के एजेंट होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंटेड होते हैं। आर्टिकल 239 जब आप पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का, वहां पे आप देखेंगे कि यूनियन टेरिटरी के लिए एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करने की व्यवस्था की गई है। तो ये है आपके कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। चलिए, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के बाद जरा हम जाने 2H, आखिर पब्लिक अथॉरिटी कौन है? आइए जरा जानते हैं 2H के बारे में। देखिए सेक्शन नंबर भी याद रखिएगा। 2H में कहा गया है कि भाई हु इज पब्लिक अथॉरिटी, किसके पास रिक्वेस्ट करें पब्लिक अथॉरिटी। दो कंसेप्ट आता है, एक आता है इंफॉर्मेशन ऑफिसर, जो कहते हैं कि आप इंफॉर्मेशन देते हैं। एक आता है पब्लिक अथॉरिटी, आरटीआई का ट्रांसफर दो पब्लिक अथॉरिटी के बीच करने हैं, ठीक है, एक से दूसरे में भेजने, अथॉरिटीज को नहीं भेजने होते, लेकिन वहां पे पब्लिक अथॉरिटी जाता है। इन लेमन लैंग्वेज आते हैं, एक मंत्रालय का सेक्रेटरी दूसरे मंत्रालय का सेक्रेटरी, क्यों है? मिनिस्ट्री चेंज हो रही है, दे आर डिस्टिंक्ट पब्लिक अथॉरिटी। लेकिन जब हम डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं कोई भी अथॉरिटी, अथॉरिटी कोई भी अथॉरिटी हो, फिर वही मैं सारा जोर देता हूं, बॉडी हो, इंस्टीट्यूट हो, ठीक है, कुछ भी इंस्टीट्यूट हो, सेल्फ गवर्नमेंट हो, ठीक है, सेल्फ गवर्नमेंट हो, कुछ भी हो, ईटीसी मैं कर देता हूं। जो भी है, अगर एस्टेब्लिश्ड हैं, ओन्ड हैं, कॉन्स्टिट्यूटेड हैं, कुछ भी हैं, एस्टेब्लिश्ड, कॉन्स्टिट्यूटेड, देखिए अगर ओन्ड भी है ना, कहीं से अगर उनको सरकारीकरण कर लिया गया है, वो भी गवर्न होते हैं। आपके एक्ट में एस्टेब्लिश्ड और कॉन्स्टिट्यूटेड ही लिखा, बट वो सेंस यही है कि सारे उसमें आएंगे जो गवर्नमेंट के अंदर है। ये किसके द्वारा है? बाय, अगर ये बाय कॉन्स्टिट्यूशन है तब भी ये हमारे लिए पब्लिक अथॉरिटी। अगर ये बाय पार्लियामेंट है, ठीक है, तब भी ये हमारे लिए पब्लिक अथॉरिटी हैं। अब हम इन्हें आरटीआई डाल सकते हैं, इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं पब्लिक अथॉरिटीज से। कहते हैं ना स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा है, स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा है, वो भी हमारे लिए क्या होंगे? पब्लिक अथॉरिटी होंगे, ठीक है। और कहते हैं एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा हैं। देखिए जहां पे आपने पहला डिफिनीशन पढ़ा एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने जो चीजों को बनाया है, अब एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का आपने बड़ा डिफिनीशन आपने पढ़ा, ये एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अभी अभी आपने पढ़ा और यूज हो गया। अब यहाँ पे मैं डिफाइन नहीं कर रहा, इसको ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा भी कोई बॉडी है, ठीक है, चाहे ये एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इनको इनका मालिक है, ओन्ड कर रहा है,
कंट्रोल कर रहा है, कंट्रोल सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड कर रहा है। अब पता है आपको सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड का मतलब क्या है। सब्सटेंशियली अगर फाइनेंस्ड भी कर रहा है, ठीक है। इवन मैं कह रहा हूं कोई भी एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जितने हैं, ये भी गवर्नमेंट से फंडिंग लेते हैं। अगर ये भी क्या है कि भाई सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड हैं, ये भी कवर होंगे। कोई एनजीओ मान लीजिए हेल्थ सेक्टर में काम कर रहा है और उसको मिला हुआ हेल्थ अवेयरनेस का काम, वो पब्लिक में जाके नुक्कड़ नाटक करता है, लोगों में अवेयरनेस फैलाता है कि हैंड हाइजीन रखिए, बॉडी हाइजीन रखिए, आप कैसे प्रोएक्टिव योगा करिए, ये करिए, काम है। गवर्नमेंट इसको इसके लिए फाइनेंस करती है, सब्सटेंशियली फाइनेंस। पब्लिक इसमें जितने लोग इन्वॉल्व हैं सारे प्राइवेट, बट इनसे भी आप आरटीआई मांग सकते हैं, क्या पैसा मिला, कितना खर्च किए। ये सारे के सारे चाहे डायरेक्टली हो इनडायरेक्टली हो, ठीक है। ये मैं इसमें जोर देता हूं वर्ड कि भाई डायरेक्टली हो इनडायरेक्टली हो, जरूरी नहीं है कि डायरेक्टली हो, इनडायरेक्टली इनको किसी और तरह से भी किसी बॉडी को हम देते हैं, वो बॉडी इनको दे रही है। ये सारे इसमें क्या होंगे, गवर्न होंगे, किसमें, पब्लिक ऑथोरिटी में। मतलब आप इनसे इंफॉर्मेशन, ये मना नहीं कर सकते कि हम प्राइवेट ऑथोरिटी हैं, ये कहेंगे कि हाँ जी हम पब्लिक ऑथोरिटी। क्लियर है। चलिए जरा मैंने देखिए 2F मैंने छोड़ दिया, इंफॉर्मेशन हम लोगों ने पहले रखा था और 2F को हम लोग छोड़ के 2H पे आ गए। इंफॉर्मेशन को भी देख लेते हैं, आइए 2H, EFGH नहीं, 2F पहले आना चाहिए था, कायदे से 2F आना चाहिए था, तब H पे आते हैं, हम H पे आ गए। 2F का मतलब क्या है, इंफॉर्मेशन। अब देखिए इंफॉर्मेशन, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। कई आरटीआई ऐसे आते हैं जो 2F में ही क्वालिफाई नहीं होते हैं, हमसे आप मांग क्या सकते हैं, पब्लिक ऑथोरिटी से इंफॉर्मेशन। अब जो इंफॉर्मेशन के डिफिनेशन में आएगा वही मांग सकते हैं। अगर अदर देन आउटसाइड इंफॉर्मेशन अगर आप मांग रहे हैं, मुझे कुछ नहीं देना, बोलना है कि डजंट क्वालिफाई अंडर सेक्शन 2F ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, इसलिए डिनाई कर सकते हैं आप इंफॉर्मेशन नहीं, जो आएगा ही नहीं उसको देने की जरूरत ही नहीं, आप उससे उन्हें इंफॉर्म कर देंगे। इसमें कहते हैं कोई भी आपका रिकॉर्ड, कोई भी आपका डॉक्यूमेंट हो। देखिए डॉक्यूमेंट में आप जो ईमेल मंगवाते हैं फॉर गवर्नमेंट डीलिंग पर्पसेस, पर्सनल नहीं, ठीक है, ये भी होगा सारे। चाहे ये आपका सॉफ्ट कॉपी में अवेलेबल है, कंप्यूटर में अवेलेबल है, वो भी होगा, मैं ईटीसी करूंगा लेकिन एक दो शब्द और लिख करके, और हार्ड कॉपी में है, मैनुअल फाइल में अवेलेबल है, ठीक है। ये सारे इट इज पार्ट ऑफ, ये सारे के सारे पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज होंगे। यहां पे मैं दो टर्म और लिखता हूं जिसको लेकर के डाउट रहा है, एडवाइस, ठीक है, एडवाइस, और दूसरा लिखता हूं ओपिनियन। कहा ये भी देना है, कहा यस देना है, ये भी गवर्न होगा। लेकिन मैंने जो इसमें टर्म जोड़ा, अवेलेबल इन सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी, ना कि अवेलेबल इन योर माइंड, योर पर्सनल ओपिनियन नहीं दे सकते। ये ओपिनियन क्या है, जैसे मैं एग्जांपल दूं, बेसिक कंसेप्ट, यहां मैं ईटीसी कर देता हूं, आप स्टडी मटेरियल में देखेंगे सारे चीज मिलेंगे। एडवाइस या ओपिनियन, जो कि मतलब मैं यहां पे लिखता हूं नोट ऑन एडवाइस, आप अपना नहीं देना है, ओन, नोट ऑन ओपिनियन, अपना ओपिनियन नहीं देना है, अपना ओपिनियन नहीं देना है, ठीक है। अपना ओपिनियन देने की बात नहीं है, ये ओपिनियन अवेलेबल इन, कैसे फॉर्म में है, सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी। अब ये मैं सोच लीजिएगा कि आपके ब्रेन में जो अवेलेबल है वो सॉफ्ट कॉपी है, ऐसा मत अपने मन से इंटरप्रेट करिएगा। कुछ लोग इस तरह का भी आर्गुमेंट लाते हैं कि सर माइंड में जो अवेलेबल है तो सॉफ्ट कॉपी है, जैसे कंप्यूटर के ब्रेन में,
ऐसा नहीं सोचना है। जो अवेलेबल है आपके कंप्यूटर, आपके मशीन में, वो सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी वो आप दे सकते हैं अगर डिस्क्लोजेबल है तो। देखिए, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, एडवाइस ओपिनियन कौन सा देना है। मान लीजिए आपने किसी लॉयर का एडवाइस लिया है, लॉयर एडवाइस, ठीक है, डोला का एडवाइस। आप लोग क्या करते हैं, लीगल मैटर होता है तो हमेशा डोला का एडवाइस लेते हैं कि डोला का एडवाइस। ये क्या है, अवेलेबल इन फाइल, अवेलेबल इन फाइल है, फाइल में अवेलेबल है। ये पेपर है, ये डॉक्यूमेंट है, ये रिकॉर्ड है, सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी है, अवेलेबल इन सॉफ्ट कॉपी है, कहीं से आया है, मेल में अवेलेबल है। ये रिकॉर्ड डिस्क्लोज करने ना कि अपना कोई ओपिनियन या एडवाइस नहीं देने। क्लियर? तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए क्या एडवाइस या ओपिनियन देने हैं, तो बोलने हैं कि यस देने हैं। लेकिन अगर वो बोले ओन एडवाइस देने हैं, तब बोलने नहीं, ओन एडवाइस नहीं देने। अदरवाइज एडवाइस और ओपिनियन देने हैं, यस देने हैं, एग्जाम का आंसर आपका यस होगा। अगर ओन वर्ड लगा रहे तो आपको कहने की नहीं देना। एक और चीज मैं जोड़ता हूं जो आपको काफी रिलेवेंट होगा, आपको जानना चाहिए। वो मैं जोड़ रहा हूं कि इंफॉर्मेशन में कहते हैं इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू प्राइवेट बॉडी, रिलेटिंग टू प्राइवेट बॉडी। कई प्राइवेट बॉडी हैं जिससे आप पब्लिक डीलिंग होती है, सरकार उनको रेगुलेट करेगी ही करेगी, तो उनमें भी अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी जरूरी है। देखा, इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू प्राइवेट बॉडी भी आएगा। कहा लेकिन वो कौन सा इंफॉर्मेशन आएगा। कहा आप देखो प्राइवेट नहीं देगा इंफॉर्मेशन तो क्या कर लोगे। कहा विच कैन बी असेस्ड, जो कर सकते हैं, विच कैन बी असेस्ड, assessed by public authority, public authority under rule, under law, public authority under law। अब देखिए, लॉ हो, रूल हो, जो भी हो, इनफोर्स में जो भी इस तरह के रूल हैं, अब उसके तहत अगर पब्लिक अथॉरिटी असेस कर सकते हैं। मैंने एक हॉस्पिटल का एग्जांपल दिया, आप उसी एग्जांपल से समझिए। एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, प्योरली प्राइवेट, गवर्नमेंट से कोई भी ऐड नहीं है, एडेड नहीं है, कुछ भी गवर्नमेंट से नहीं ले रही है। अब वो रेगुलेटेड तो है, क्या वो फीटस टेस्ट कर सकती है, जिसमें कि आप लिंग जांच कर लेते हैं बच्चों का, मेल है या फीमेल है, जेंडर टेस्ट कर लेते हैं, कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसके लिए एक्ट बना हुआ है कि भाई आप नहीं कर सकते हैं, गवर्नमेंट उसको गवर्न करती है। ये रिपोर्टिंग उनको करने पड़ते हैं गवर्नमेंट को कि हमने ये नहीं किया, इतने टेस्ट किए लेकिन ये नहीं किया। ठीक है, आप वहां पे मेडिकल जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं इंडिया में, गवर्निंग रूल्स एंड रेगुलेशन, उसके तहत कई तरह के सो मेनी टाइप्स ऑफ रिपोर्ट इंफॉर्मेशंस needs to be disclosed with public authority by that hospital। वो हॉस्पिटल डिस्क्लोज करते हैं। उस इंफॉर्मेशन को आप मांगेंगे, वो इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू प्राइवेट बॉडी विच कैन बी असेस्ड बाय पब्लिक अथॉरिटी, जो पब्लिक अथॉरिटी असेस कर सकते हैं। मतलब उनको जो इंफॉर्मेशन मिलता है, आप क्या करेंगे, आप मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में आरटीआई डालेंगे। जो डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज है, जो हॉस्पिटल को रेगुलेट करते हैं, उनको डालेंगे कि ये इंफॉर्मेशन क्या फॉलो हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या रिपोर्ट आया था हॉस्पिटल का, वो डिस्क्लोज आपको करेंगे। आपको प्राइवेट हॉस्पिटल में सीपीआईओ नहीं मिलेंगे। मतलब प्राइवेट बॉडी भी इंफॉर्मेशन देने के लिए, उनका इंफॉर्मेशन भी आप ले सकते हैं बाय वे, आप उनके जो रेगुलेटरी पब्लिक अथॉरिटी है उनसे ले सकते हैं। आइए जरा 2I की बात करते हैं। सेक्शन 2I, रिकॉर्ड। बहुत सिंपल है। अब रिकॉर्ड में ज्यादा, जब आप इंफॉर्मेशन को समझ गए हैं, रिकॉर्ड आपके लिए कोई ज्यादा चीज नहीं है। कोई भी डॉक्यूमेंट, इसलिए मैं लिखता हूं, क्वेश्चन में लिखा हुआ आपको आएगा, आपके सामने ये वर्ड गुजरना चाहिए। डॉक्यूमेंट हो, कोई मैन्युस्क्रिप्ट्स हो, ठीक है, मैन्युस्क्रिप्ट्स हो, ये सब भी रिकॉर्ड में आएंगे। कोई आप माइक्रोफिल्म बनाते हैं, माइक्रोफिल्म जो बना के रखते हैं, सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी, मैंने कहा ये सारे माइक्रोफिल्म, माइक्रोफिच, सारे कुछ इसमें आते हैं। ठीक है, आप अगर फेसिमाइल कॉपी बनाते हैं, डुप्लीकेट कॉपी बनाते हैं, ये भी आपके सामने मतलब फेसिमाइल कॉपी भी
आपको डॉक्यूमेंट के रूप में आएगा ही आएगा, आपको रिकॉर्ड के रूप में आएगा, आप उसे डिनाई नहीं कर सकते। ठीक है, ईटीसी मैं कर देता हूं सारी चीज। कोई रिप्रोडक्शन ऑफ इमेज है, कई बार ये भी देख लीजिए, आपने क्या किया, रिप्रोड्यूस किया, रिप्रोडक्शन ऑफ इमेज है। देखिए ये आप अपने पैसे से कुछ नहीं किए होंगे, सब में गवर्नमेंट मनी का एक्सपेंडिचर है, और पर्पस क्या है, अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी लाना। तो ये सारे की सारे चीज रिकॉर्ड के पार्ट होंगे, डिस्क्लोजेबल अगर है तो आपको देना है। इवन कंप्यूटर से जो सॉफ्ट कॉपी में अवेलेबल है, प्रोड्यूस्ड बाय कंप्यूटर, जो भी मटेरियल है प्रोड्यूस्ड बाय कंप्यूटर, वो सब आएंगे। कई लोग पूछते हैं सर कंप्यूटर में एक ऐसे छोटा सा नोट बनाए थे, क्या वो पार्ट ऑफ रिकॉर्ड है, हमको देना है? यस देना है, वो भी आपका पार्ट है। तो दैट इज गवर्नमेंट में अप्रूव्ड है, आपने उसको लिया है। अब तो ई ऑफिस आ गया, ई ऑफिस में तो देखिए, ई ऑफिस में जब आता है तो सारा सॉफ्ट कॉपी ही आता है, वहां पे प्रिंट करते हैं, जनरली नहीं करते हैं। ये सॉफ्ट कॉपी है, वो सब नोटिंग वोटिंग सब आपको रिकॉर्ड का पार्ट है, देना है। चलिए 2i के बाद हम चलेंगे एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, जो हमने कहा था 2i के बाद जे, 2जे की बात करेंगे। 2जे मैंने कहा था राइट टू इंफॉर्मेशन। ये क्या है, देखिए राइट टू इंफॉर्मेशन काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। राइट टू इंफॉर्मेशन, इसमें देखिए एक मैंने राइट की बात की, एक इंफॉर्मेशन की बात की। इंफॉर्मेशन तो आप समझ गए, एक बात ध्यान रखिएगा, इंफॉर्मेशन ऑफिसर ऑलवेज एक कोऑर्डिनेटर, इधर का इंफॉर्मेशन उधर देना, अपने मन से कोई डिड्यूस नहीं करेगा, ये हम पढ़ चुके हैं। राइट में क्या क्या शामिल है, देखिए आपके राइट में शामिल है सबसे पहले। अच्छा यहां पे एक चीज मैं बताऊंगा, इंफॉर्मेशन को मैंने वहां पे डिफाइन किया था, इंफॉर्मेशन। अब यहां पे राइट टू इंफॉर्मेशन में किसको डिस्क्लोज करना है, देखिए वही इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज हो सकता है जो हेल्ड और कंट्रोल, बड़ा ही दो इंटरेस्टिंग वर्ड है, हेल्ड और कंट्रोल्ड बाय पब्लिक ऑथोरिटी। पब्लिक ऑथोरिटी वही देगा जो पब्लिक ऑथोरिटी के पास है ही नहीं इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन, और कैसे, इन फॉर्म ऑफ रिकॉर्ड होना चाहिए। तो हमें जो इंफॉर्मेशन देना है वो हेल्ड या कंट्रोल्ड हो। अगर आपका कंट्रोल है, आप किसी से लेके देना है आपको, तो यू कैन कीप, आपके पास नहीं है रिकॉर्ड, आपके जो आप उसके लेकिन वो आप ही के कंट्रोल में है, आपके सबऑर्डिनेट फॉर्मेशंस के पास इंफॉर्मेशन है, तो आप उनके सीपीआई कंट्रोल्ड बाय पब्लिक ऑथोरिटी है, वो इंफॉर्मेशन आपको लाके देना है। दूसरा राइट में क्या क्या आता है, देखिए राइट में आता है, सबसे पहला जो राइट आता है, सिर्फ हम इंफॉर्मेशन मांग ही नहीं सकते, इंस्पेक्ट भी कर सकते। इंस्पेक्शन ऑफ किस किस चीज का, कोई वर्क का कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट का कर सकते हैं। महात्मा गांधी नरेगा में कई तरह के काम होते थे, लोग वर्क इंस्पेक्ट करने आरटीआई में जाते थे, कि कहां पे इन्होंने रोड बनाया है, कहां पे इन्होंने खाई बनाई है, कहां पे तालाब बनाया है, ये वर्क इंस्पेक्शन होता है। आप जाके कर सकते हैं, इंस्पेक्ट कर सकते हैं। इंस्पेक्शन मतलब आप उनके ऊपर सीबीआई जांच करने नहीं गए हैं, आप जाएंगे, बताएंगे, दिखाइए कहां है क्या है, वो देखेंगे, आपका जो ऑब्जर्वेशन है वो आपका है, आप उनसे ये नहीं कहेंगे आपने बनाया नहीं बनाया, बहस नहीं करनी उनसे, लेकिन आप इंस्पेक्ट कर सकते हैं वर्क का, डॉक्यूमेंट का, रिकॉर्ड का, कुछ भी चीजों का आप कर सकते हैं। देखिए इंस्पेक्शन ही नहीं, फर्स्ट आप सर्टिफाइड कॉपी कर सकते हैं, मांग सकते हैं उनसे, सीक सर्टिफाइड कॉपी, सर्टिफाइड कॉपी मांग सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास कुछ भी जो नोटिंग डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड सबका मांग सकते हैं। आप उनसे सैंपल भी मांग सकते हैं, सिक सर्टिफाइड सैंपल, वो छोटा सा बना के बैग में पैक करके आपको उस पे साइन मोहर करके आप बोलेंगे दीजिए थे, उनको देना है। सर्टिफाइड सैंपल, सीपीडब्ल्यूडी कोई बिल्डिंग बनाने में कौन सा सीमेंट इस्तेमाल कर रहा है, मिक्स करने के बाद उसने सीमेंट, डस्ट, रोड़ी
क्या बनाया है, सर्टिफाइड सैंपल चाहिए, वो देंगे, मना नहीं कर सकते। सारे आरटीआई में आपके पास ये राइट है, ठीक है। आप चाहें तो उनसे, देखिए आपके रूल में कहता है, मैं इसे सॉफ्ट कॉपी कह देता हूं, सिक सॉफ्ट कॉपी। सॉफ्ट कॉपी का मतलब आप उन्हें कह सकते हैं कि भाई हमें, पहले फ्लॉपी चलता था, आजकल तो आ गया सब लोग ईमेल में, ये व्हाट्सएप में शेयर करने लगे और यूट्यूब इस तरह का आ गया, लेकिन पहले फ्लॉपीज में मांगा करते थे। फ्लॉपी में आप कह सकते हैं सीडी आता है, आपको उसमें टेप के रूप में आप मांग सकते हैं, वीडियो मांग सकते हैं, बना हुआ नहीं है तो नहीं, ऐसा नहीं है बोलेगा कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय वीडियो बना के दीजिए, नहीं, बना हुआ अवेलेबल है तो आप मांग सकते हैं, वीडियो कैसेट भी, मतलब एक ईटीसी में कर देता हूं, ये भी आपको मांगने का राइट है। उनको कुछ खर्चा अगर लग रहा है तो दे विल आस्क, सीपीआई आपसे मांग लेंगे या स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन आपसे मांग लेंगे कि एडिशनल खर्च जो भी आएगा वो बियरेबल बाय गवर्नमेंट, मतलब जो इंफॉर्मेशन सीकर हैं उनके लिए बियरेबल होगा, वो मांग लेंगे। एक्सेप्ट पोस्टल जो खर्च है, पोस्टल एक्सपेंसेस आर बियर बाय गवर्नमेंट, इस बात को ध्यान रखिएगा, मैं आगे भी बात करूंगा। जितना खर्चा आएगा पोस्टल इंफॉर्मेशन भेजने में, लाने में, ले जाने में, वो सबके सब कौन करेगी, गवर्नमेंट करेगी। आइए जरा अब हम लास्ट डिफिनीशन का 2M देखते हैं। इसको हमने कहा था थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये थर्ड पार्टी आखिर होता कौन। कई लोग इसका मतलब इस तरह का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आरटी एक्ट पर्पस के लिए कैसे इस्तेमाल करेंगे, इन जनरल टर्म में नहीं। देखिए थर्ड पार्टी का मतलब है हमारे लिए कोई भी पर्सन अदर देन इंफॉर्मेशन सीकर, जो मांग रहा है वो तो है ही, इंफॉर्मेशन सीकर या रिक्वेस्ट जिसने मेड किया है, ठीक है, जो भी सिटीजन, ठीक है, प्लस इंफॉर्मेशन सीकर के अलावे मैं जोड़ता हूं एंड पब्लिक ऑथोरिटी, जो पब्लिक ऑथोरिटी इंफॉर्मेशन देने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इन दोनों को छोड़ दीजिए, बकाए जो भी पर्सन है दैट वुड बी ट्रीटेड एज थर्ड पार्टी, इसे आप ध्यान रखने हैं, हमेशा ये थर्ड पार्टी ट्रीट होंगे, ठीक है। इस बात को, कई लोग इंफॉर्मेशन मांगते हैं, उनके आईटीआर रिटर्न दे दो, ये दे दो, सब थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन में। थर्ड पार्टी के लिए जब भी आपको इंफॉर्मेशन मांगा गया है, आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे थर्ड पार्टी के लिए एक अलग से सेक्शन 11 बात किया गया है, मैं उस पर बात करूंगा, आऊंगा सेक्शन 11 पे, कुछ प्रोसीजर्स बात करूंगा। चलिए थर्ड पार्टी जानने के बाद अब डिफिनीशन से हम आगे चलते हैं और काफी इंटरेस्टिंग छोटे छोटे प्रोविजंस को पढ़ना शुरू करते हैं, काफी मजेदार है, क्योंकि डिफिनीशन काफी इंपॉर्टेंट होता है। आखिर आरटीआई जो मिला है, राइट टू इंफॉर्मेशन आपको मिला है, अब हम चलते हैं जरा सेक्शन 3 पे, ठीक है, सेक्शन वाइज लिखते चलेंगे, सेक्शन 3 की बात करेंगे, हर सेक्शन का एक चार्ट बनाएंगे। सेक्शन 3 बहुत ही सिंपल, एक ही बातें कहता है, क्या कहता है, साधारण साधारण सी बात कहता है कि भाई जो ये आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन है, ये किसको है, राइट टू इंफॉर्मेशन है सिटीजन ऑफ इंडिया को, किसको है, सिटीजन ऑफ इंडिया। मतलब सिटीजन ऑफ इंडिया में कौन आते हैं, सिटीजन ऑफ इंडिया में देखिए नॉन रेसिडेंस इंडियन, जो एनआरआई है, एक तो भारत में रहने वाले सारे के सारे सिटीजन एनआरआई को मिलता है। ये क्या है, नॉन रेसिडेंट इंडियन, मतलब है भारत के सिटीजन, हम कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ेंगे सिटीजनशिप जब पढ़ रहे होंगे, दे आर द सिटीजन ऑफ इंडिया बट दे आर रिसाइडिंग आउटसाइड ऑफ इंडिया, वो रह कहीं और रहे हैं ड्यू टू ऑन अकाउंट ऑफ मेनी रीजंस, कह सकते हैं उनका अपना सर्विस इशू है, उनका अपना कुछ चीजें व्यवसाय है वो कर रहे हैं, कोई बिजनेस है, दैट इज अदर इशू। कई लोग यहाँ से बाहर पोस्टेड होते हैं प्राइवेट सेक्टर्स में भी, तो नॉन रेसिडेंस इंडियन है, उनको भी राइट टू इंफॉर्मेशन है, बकाए
ये सिटीजन ऑफ इंडिया को है, हमेशा याद रखिएगा। अब एक होता है पब्लिक ऑफ मतलब कह सकते हैं पीआईओ, इंडियन ओरिजिन, इनको नहीं है, ठीक है। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ओसीआई, इनको नहीं है। ये सब इंडियन मूल से बिलोंग करते हैं बट दे आर नॉट ए सिटीजन ऑफ इंडिया, इन लोगों को नहीं मिलेगा। चलिए सेक्शन 3 के बाद, सेक्शन 3 छोटा सा, एक साधारण सी बातें कही गई लेकिन क्वेश्चन बन जाता है। अच्छा, कभी कभी आरटीआई ऐसे आते हैं जिसमें आपको पता ही नहीं चलेगा कि उनकी नेशनलिटी क्या है, उसमें लिखने के लिए है, तो आप उनसे नेशनलिटी के सपोर्ट में सीपीआईओ मांग सकते हैं, डॉक्यूमेंट का आप दीजिए कि भाई इंडियन सिटीजन है। अगर फॉरेन से आया है और आपको लग रहा है कि ये डाउट है, तो आप इंडियन उनसे सिटीजनशिप का प्रूफ मांग सकते हैं। ऐसे हुए थे कई बार मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में, शुरुआती दौर में एफडीआई रिलेटेड फॉरेनर लोग बहुत सारे इंफॉर्मेशन मांग रहे थे, सबसे उन्होंने किसी को इंफॉर्मेशन नहीं दिया और कहा कि सिटीजनशिप का प्रूफ दीजिए। नहीं दिया, जिन्होंने दिया उनको दिया, नहीं तो नहीं। सेक्शन 4, सेक्शन 4 का चार्ट काफी इंटरेस्टिंग है। सेक्शन 4 में नाम भी सेक्शन, ये सेक्शन 4 है भी, और उसमें 4 बातें कही भी गई है, 1 2 3 एंड लास्ट में इधर रख लेता हूं 4 ताकि स्पेस रहेगा। सेक्शन 4 में 4 बातें याद रखने में भी आसानी है। इस पहले नंबर चीज में यहां हर जगह 4 चीजें बात की गई है, 4 बातें की गई है ए बी सी डी तक। ए में क्या बातें की गई, चलिए अपने चार्ट खींच लें ताकि याद रहे आपको। बी सब पे बात करेंगे, सी और डी। अच्छा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन सेक्शन नंबर से पूछा गया है। सेक्शन 4 की खासियत है, इसका स्पेसिफिकेशन है कि यहां हर जगह 4 बातें हैं। अगर इसके सब सेक्शन है तो 4 हैं, सब सेक्शन के अंदर भी देखिए अलग अलग एबीसीडी करके हैं, तो वो भी 4 ही दिए गए हैं, ये इसकी खासियत है। सेक्शन 4(1) इमीडिएट इफेक्ट से आ गया था, याद करिए 9 सेक्शन, मैंने टोटल 9 सेक्शन बताए थे कि 120 डेज में तो अप्लीकेबल होगा, 120 डेज ये पूरा इफेक्ट में आएगा। बट फ्यू सेक्शंस फोर्स ऑन विथ इमीडिएट इफेक्ट, वो कौन सा था? सेक्शन 4(1), मतलब काम शुरू कर देने। 4(1) में काम क्या था? कहा कि जितने भी पब्लिक अथॉरिटी हैं, एवरी पब्लिक अथॉरिटी, उनको कुछ जिम्मेदारी दी गई। कहा पब्लिक अथॉरिटी को क्या करना होगा, कहा देखा 120वें दिन से आपको रिकॉर्ड और इंफॉर्मेशन देना शुरू करना है, तो कहा कि आप कैटलॉग कर दीजिए सारा इंफॉर्मेशन को। कैटलॉग मतलब इंफॉर्मेशन कैसे, उसका एक रजिस्टर होना चाहिए, कहाँ क्या है, कैटलॉग कर दीजिए सारे के सारे, ठीक है। कंप्यूटराइज कर दीजिए ताकि देने में सर्च वगैरह करके आसानी से मतलब दे सकते हैं, ठीक है। कंप्यूटराइज होना चाहिए। कहा इसको कनेक्टेड टू नेटवर्क भी करिए ताकि डिस्क्लोजर में भी आसानी हो। क्या करने हैं? कनेक्टेड टू नेटवर्क, सब एक दूसरे से आप जोड़िए, पता चल सके। कहा ये पब्लिक अथॉरिटीज को आपको करने हैं, तुरंत काम करना शुरू कर दीजिए, 120 दिन इंतजार नहीं करने, विथ इमीडिएट इफेक्ट। 4(b) में कहा कि आपके पास हमने एक और जिम्मेदारी दे रहा हूं। कहा जितने भी पब्लिक अथॉरिटी हैं, सारे ये पब्लिक अथॉरिटी को जिम्मेदारी दी गई है। कहा जितने भी ये पब्लिक अथॉरिटी, P.A मतलब पब्लिक अथॉरिटी हैं, कहा हमें 120वें दिन से 120th डेज आरटीआई इनफोर्स हो रहा है, इंप्लीमेंट होना शुरू हो जाएगा। तो कहा कि विदिन 120 डेज, विदिन 120 डेज, 120 दिनों के भीतर आपको क्या करना पड़ेगा? कहा आप ऐसा करिए कि जो पब्लिश कर दीजिए। क्या क्या पब्लिश कर दीजिए? कहा पब्लिश, बताइए लोगों को, सब आपके वेबसाइट पे आ जाना चाहिए। क्या क्या? मैं देखिए इंडिकेटिव लिख रहा हूं, एग्जॉस्टिंग आपके मटेरियल मिलेगा। कहा भाई लिस्ट ऑफ सीपीआईओ या पीआईओ जो भी है आप जारी करिए, डायरेक्टरी जारी करिए,
आप बताइए कौन क्या कर रहे हैं। दूसरा, आप रूल्स रेगुलेशन बताइए, आप किस चीज को डील करते हैं, क्या करते हैं, सब बताइए। रूल्स रेगुलेशंस, मैंडेट, आप ये सब आप अपने वेबसाइट पे क्या करिए, जारी कर दीजिए। आपको बताना है आपका वर्क एलोकेशन क्या है, ये भी आप बता दीजिए ताकि लोग आपसे इंफॉर्मेशन पूछ सकें। ठीक है, कहा ये सब आप फटाफट पार्टिकुलर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जितना है ऑर्गेनाइजेशन आपके अंदर कौन क्या क्या है, पार्टिकुलर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये सब भी बताइए। मैं ईटीसी करता हूं। कहा इमीडिएटली, क्योंकि सेक्शन 41 केम इनटू एग्जिस्टेंस विथ इमीडिएट इफेक्ट मींस 21 जून 2005 से ही आ गए हैं। पब्लिक अथॉरिटी को बोला आज से एकदम बिना देर के काम शुरू कर, इटसेट्रा आप देखेंगे सब कुछ। एग्जॉस्टिव लिस्ट आपके स्टडी मटेरियल्स में मिलेगी। कहा कि ठीक है। अब आया 41C, सी में क्या कहा गया, कहा 414, ये सी में आ गया था, सी का हम देखिए इधर लिख रहे हैं। कहा कि 41C में आपको जब भी आप पॉलिसी मेकिंग करते हैं, ठीक है, पॉलिसी किसको इफेक्ट करती है, पब्लिक को इफेक्ट करती है। सरकारें पॉलिसी किसके लिए बनाती है, पब्लिक के लिए बनाती है। तो कहा कि जब आप क्या कर रहे हैं, फॉर्मुलेट कर रहे हैं पॉलिसी, क्या फॉर्मुलेट कर रहे हैं, फॉर्मुलेट कर रहे हैं कोई पॉलिसी। ये पॉलिसी क्या है, अफेक्टिंग पब्लिक है, लोगों के ऊपर ये है, पब्लिक को इम्पैक्ट करेगी ऑब्वियसली। तो कहा ऐसे सारे केसेस में सुओ मोटो, किसी से नहीं पूछना है कि हम करें कि ना करें, पब्लिश ऑल रिलेवेंट फैक्ट। आप जब भी बताएंगे पब्लिश ऑल रिलेवेंट फैक्ट, मतलब आपने क्यों ऐसा डिसीजन लिया, इस डिसीजन को सब्सटेंशिएट करने वाले कौन से डाटा थे, कौन से फैक्ट्स थे, इसे क्या करना है, कहां पे पब्लिश करना है, इन पब्लिक। आपको पब्लिक में ये सारे के सारे इंफॉर्मेशन, ऑल रिलेवेंट फैक्ट, आप ये नहीं कहेंगे ऐसा डिसीजन क्यों लिया, ये नहीं कहेंगे ये डाटा अब तो भाई हम नहीं दे सकते। अगर एग्जेम्प्टेड है, आरटी एक्ट में दिया हुआ है, एग्जेम्पशन के अंदर आ रहा है, देन ओके। अदरवाइज आपको सारे के सारे जो पब्लिक को इंपैक्ट करने वाली पॉलिसी है उसको बनाने में सारे फैक्ट्स आप पब्लिक के सामने रखेंगे, कोई भी चीज छुपाएंगे नहीं। आइए 41 जो इमीडिएट इफेक्ट से लागू हुआ था उसका डी नंबर क्या कहता है, डी नंबर कहता है कि देखिए आपको हमेशा ध्यान रखना है, आप कई तरह का काम करते हैं जिसमें आप एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन लेते हैं, क्वासी जुडिशियल डिसीजन लेते हैं। क्वासी जुडिशियल कैसे, कोई इनकम टैक्स ऑफिसर एक ऑर्डर पास कर रहा है कि आपका टैक्स बनेगा कि नहीं बनेगा, दैट इज क्वासी जुडिशियल पर्सन। कहा तो जो भी अफेक्टेड पर्सन होंगे, कहा उनको रीजन भी आपको देना होगा, प्रोवाइड रीजन। ऐसे आरटीआई में आप रीजन व्हाट वाई नहीं पूछ सकते हैं, लेकिन प्रोवाइड रीजन टू अफेक्टेड पर्सन, जो अफेक्ट हो रहे हैं, अफेक्टेड पर्सन उनको देना है, अदर लोग नहीं पूछ सकते, लेकिन अफेक्टेड पर्सन को देना है। किसके लिए, फॉर इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन। अगर आपने लिया है, आपने कहा किसी के ऊपर पेनाल्टी लगाएंगे, अरे क्यों लगाएंगे, कोई उससे अफेक्टेड पर्सन है तो आप उनको बताइए रीजन। ये नहीं कहेंगे नहीं कि मुझे रीजन नहीं पता है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन, क्वासी जुडिशियल डिसीजन, क्वासी जुडिशियल, जुडिशियल डिसीजन जुडिशियरी लेता है, तो क्वासी जुडिशियल डिसीजन अगर इस तरह का है आपको लेना पड़ेगा, जिससे वो पर्सन अफेक्टेड है उस पर्सन को आप रीजन डिनाई नहीं कर सकते। वो कैसी हो पूछे, व्हाट वाई ऐसा किया गया, क्यों किया गया, आपने एक डिसीजन लिया है एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन कि भाई इनका सैलरी काट लिया जाए, क्यों काटा जाए, वो पूछेंगे कि वाई हमारा सैलरी डिडक्ट किया गया,
तो आप उनको रीजन प्रोवाइड करेंगे। ओनली टू अफेक्टेड पर्सन, लिमिटेड है, उनका मित्र पूछेगा तो नहीं बताएंगे, टू अफेक्टेड पर्सन को 4(1)D कहता है। ये 4(1) को इमीडिएट इफेक्ट से लाने का कारण था कि पब्लिक अथॉरिटी को ये इंस्ट्रक्शन देना। अब ये कोई पॉलिसी फॉर्मुलेट कर रहे हैं पब्लिक अथॉरिटी, डालें, जरूरत नहीं है इसके लिए आरटीआई आने की, डालें ही डालें। साथ साथ 4(1)D में ये भी जोड़ा गया, अगर कोई रीजन भी पूछेगा जब 120वें दिन से लागू हो जाएगा तो आपको देना पड़ेगा। चलिए, सेक्शन 4(1) को हम लोगों ने पूरी तरह से पढ़ लिया है। सेक्शन 4 में हर जगह स्पेसिफिकेशन है, चार चीजें दी गई हैं। तो जरा हम लोग देखें, सेक्शन 4 में हमने सेक्शन 4 में हमने 4(1) पढ़ लिया है। अब जरा 4(2) को पढ़ने जा रहे हैं। इसमें आपने ABCD भी पढ़ा है, ठीक है, आपने क्या पढ़ा, ABCD ये सब भी आपने पढ़ा था। चलिए, आप जरा देखते हैं कि सेक्शन 4(2) में क्या है। सेक्शन 4(2) काफी इंटरेस्टिंग, कई बार हमको लगता है पूछा भी गया है एग्जाम में। आप लोग क्वेश्चन देखेंगे, बनाएंगे, उसमें पता चलेगा। सेक्शन 4(2) में है सुओ मोटो, मैं कैपिटल में लिखता हूं ताकि आप लोगों को याद रहे, सुओ मोटो डिस्क्लोजर। अब इसका बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग कहानी बन जाता है। ऑफ इंफॉर्मेशन, कहा आप क्या करिए, इंफॉर्मेशन का डिस्क्लोजर सुओ मोटो करिए एट रेगुलर इंटरवल। कहा एक बार कर दिए, ये नहीं, आपको बैठ जाना है, रेगुलर इंटरवल पर आपको करते रहना है। सरकार में ऐसा करते हैं लोग, कोई इंफॉर्मेशन नहीं कर रहे थे, कहा रेगुलर इंटरवल पे। ऐसा देखा गया कि सुओ मोटो डिस्क्लोजर फॉलो ही नहीं हो रहा था, कुछ लोग एक बार डाल दिए फिर नहीं डालते। इसके लिए अच्छा, इसका पर्पस क्या था, इससे अगर आप खुद से इंफॉर्मेशन डाल देंगे तो लोग आरटीआई नहीं डालेंगे, पब्लिक डोमेन में मिल जाएगा। इसके लिए एक टास्क फोर्स बना, ये चेक करिए, टास्क फोर्स बना, और ये 2019 से इसने कहा, रिकमेंड किया कि एक ट्रांसपेरेंसी ऑडिट होगा इनका। क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी ऑडिट। कहा ये ट्रांसपेरेंसी ऑडिट क्या है, कहा यही सुओ मोटो डिस्क्लोजर का होगा। करेगा कौन, हु विल डू, कहा ये करेगा, कौन करेगा, हु डज ऑडिट, कहा ये करेगा जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस हैं। जैसे आपके लिए कौन है ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस, आपके लिए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस हैं ISTM। यहां के लिए आप देखिए ISTM क्या है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस हैं। तो ये कहा ये साल में एक बार करेंगे, ट्रांसपेरेंसी ऑडिट ईयरली होगा। और कहा कि ये सिर्फ ऑडिट होगी, कहां जाएगा, कहा रिपोर्ट देना होगा इसका। रिपोर्ट किसको देना होगा, कहा रिपोर्ट CIC को देना होगा। राज्य वाले जो हैं अपना वो SIC को भेजेंगे, लेकिन हमारे लिए सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन को जाएगा। CIC ने कहा सैंपल ऑडिट तो CIC भी कर लिया करेगा, कहीं कहीं सैंपल ऑडिट क्या करेगा, CIC भी कर लिया करता है सैंपल ऑडिट। और इसके लिए फिर भी कोई लोग ध्यान नहीं दे रहे थे। ट्रांसपेरेंसी ऑडिट के लिए कोई आते तो कोई मिलता ही नहीं सरकार में, हर कोई बोलते अरे हम सरकारी नौकर हैं, हमारा मतलब नहीं। ऑडिट करने वाले बेचारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के फैकल्टी आके बैठे हुए हैं, कुछ मिल ही नहीं रहा है, कोई बात ही नहीं कर रहा है, पूरे दिन काट के जा रहे हैं, उनको भी बेइज्जती फील होती होगी। सरकार ने कहा इसमें एक नोडल ऑफिसर होगा। कहा नोडल ऑफिसर तुरंत नीचे वाले को बना दिया जाएगा, कहा नहीं, कहा एटलीस्ट ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल, एटलीस्ट JS लेवल होंगे, कोई भी JS लेवल का, या अटैच सबऑर्डिनेट ऑफिस होते हैं, कहा HOD लेवल होगा, हेड ऑफ डिपार्टमेंट लेवल यहाँ पे रहेगा ही रहेगा, कहा इससे नीचे नहीं रहेगा। अब देखिए इनके पास आए, इन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया सारा इंफॉर्मेशन दो, सारा इंफॉर्मेशन। ये ऑडिट क्या करते हैं, देखते हैं कि टाइम टू टाइम रेगुलर इंटरवल में डिस्क्लोजर हुआ है या नहीं हुआ है। तो सुओ मोटो डिस्क्लोजर
मीन्स सेक्शन 4(2) ध्यान रखने हैं। कभी भी पूछे कि खुद को करने हैं पब्लिक ऑथोरिटी को, सेक्शन 4(2) में सुओ मोटो डिस्क्लोजर है। चलिए जरा अब हम बात करेंगे सेक्शन 4(3) की। हम लोग सेक्शन 4(1), सेक्शन 4(2) पढ़ लिए हैं। सेक्शन 4 में 1 हो गया, 2 हो गया, सुओ मोटो डिस्क्लोजर। चलिए जरा थर्ड में देखें क्या है और फोर्थ में क्या है। कहा अब देखिए इंफॉर्मेशन का डिस्क्लोजर तो हुआ, इंफॉर्मेशन डिसिमिनेट किए गए। कई जगहों पे ऐसा देखा गया कि डिसिमिनेट हुआ इंफॉर्मेशन को पब्लिक तक पहुंचाने के लिए दिया गया, लेकिन जब फाइल खोलने की बारी आई तो वहां पे बोला ओटीपी आएगा, मोबाइल नंबर डालिए, फिर ओटीपी आया, ओटीपी डाले, फिर बोला दोबारा ओटीपी आएगा, फिर बोला आपको ये आपका पीडीएफ होना चाहिए फिर कंप्यूटर में, मोबाइल में, ये नहीं है तो नहीं खुलेगा, फिर बोला ओटीपी एक्सपायर हो गया, तुरंत फिर दोबारा ओटीपी आएगा। मतलब डिसिमिनेट इंफॉर्मेशन जितने भी हैं, डू नॉट अटेंड कर सकते हैं इट्स प्राइम ऑब्जेक्टिव, कि पब्लिक तक पहुंचे, वो नहीं पहुंच रहा है। तो रूल बना भाई सेक्शन 4(3) में, और बनाने वाले बड़े सोचते थे इस बात को, जानते थे कि सरकार में क्या क्या हो सकता है। कहा इन सच फॉर्म, ऐसे फॉर्म में आप इंफॉर्मेशन को डिसिमिनेट करेंगे, क्या हो, जो इजिली एसेसिबल टू पब्लिक हो, एसेसिबल टू पब्लिक हो, जो इजिली, ऐसा ना हो ओटीपी पे ओटीपी इतने सीक्रेट और आएंगे, कभी ओटीपी आप नहीं भेज रहे हैं, यहां से वेबसाइट में कर रखे हैं, वो नहीं करने, इजिली एसेसिबल होना चाहिए। चलिए सेक्शन 4(3) के बाद हमारे पास ये स्पेस है, तो सेक्शन 4(4) भी हम यही पढ़ लेंगे। कहा अब खर्चा इतना होने लगा, रोज कह रहे हैं कि इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में डाल रहे हैं, न्यूज़पेपर में छपवा रहे हैं खूब इंफॉर्मेशन, बहुत खर्चा सरकार का होने लगा। तो उन्होंने कहा कि ये जो डिसिमिनेट करेंगे इंफॉर्मेशन, डिसिमिनेट इंफॉर्मेशन का, इसमें आपको थोड़ा कॉस्ट भी सोचना पड़ेगा। भाई पब्लिक का ही तो पैसा जा रहा है। डिसिमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन जो भी होगा, कहा टेकिंग इनटू अकाउंट, टेकिंग इनटू अकाउंट आप क्या लेंगे ध्यान में, कहा कॉस्ट इफेक्टिवनेस, आप इस चीज को ध्यान दीजिए। और जब भी कॉस्ट इफेक्टिवनेस की बात आई, ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिव ध्यान देना है, लोकल लैंग्वेज में कोशिश करिए, ताकि उड़ीसा के लोग लोकल लैंग्वेज में लोकल चीजों को उड़िया में समझ सकें, ठीक है। और इफेक्टिव मैनर ऑफ कम्युनिकेशन होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि आपने, इफेक्टिव मैनर ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब है कि आप जितना सरल लैंग्वेज में, ठीक है, कर सकते हैं, इतना भारी भरकम लैंग्वेज लिख दिए कोई समझ ही नहीं पा रहा है। और तो और कहा इसमें सबसे इंटरेस्टिंग, पैसा बचाने वाली बात, कॉस्ट इफेक्टिवनेस की बात आते ही कहा प्रिफरेबली इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में, प्रिफरेबली इन, जो कहते हैं ना वेबसाइट पे डाल दें, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट, किसमें करने हैं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में करने। बात बड़ी आसान है, लेकिन ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है, सेक्शन नंबर पूछ दे, सेक्शन 4 का 4 है, जो काफी मतलब पूछा जा सकता है, ध्यान रखने आपको इस चार्ट को। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में करेंगे तो ठीक है, वेबसाइट पे थोड़ा स्पेस का ही खर्चा लगेगा, लेकिन एक बार आ गया तो पड़ा हुआ है, न्यूज़पेपर में छापे तो बार बार छापे जा रहे हैं एक ही इंफॉर्मेशन को, क्यों, तो हम डिसिमिनेट कर रहे हैं इंफॉर्मेशन इन पब्लिक, लेकिन एक्चुअल पर्पस कॉस्ट इफेक्टिवनेस को भी ध्यान में रख के आपको करने हैं। देखिए दैट इज सेक्शन 4। अब आपने देखा सेक्शन 4 में ट्रांसपेरेंसी ऑडिट वगैरह भी आपने जान गए, तो आइए जरा चलते हैं सेक्शन 5। सेक्शन 5 की बात करते हैं, काफी इंटरेस्टिंग सेक्शन है जिसको जानते हैं, ये सब छोटे छोटे सेक्शन हैं।
सेक्शन 5, जस्ट 1 मिनट